कैसे हो? सब ठीक ना? वैसे आज हम लोग जो है ना सोच रहे हैं आपको इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट एक चैप्टर है आपका, विद्युत और उसका प्रभाव। एक बार फिर से आपको रिकेप करें अच्छे तरीके से, जो पढ़ाए है ना उसको क्विक रिवीजन करवाए। हाँ, इसमें क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। ओके डन। तो यहाँ ध्यान दोगे विद्युत और उसके प्रभाव में जो पहला चीज आपको ध्यान में रखना वो है आपका विद्युत आवेश। ठीक है, विद्युत आवेश जिसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। विद्युत आवेश में आपको ये ध्यान में रखना है इसका एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो विद्युत आवेश है हम लोग का पूरा ही आपको लिख देते हैं अच्छी तरीके से। विद्युत आवेश जिसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, विद्युत आवेश को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है इसमें कि विद्युत आवेश जो हुआ इसका एसआई मात्रक क्या होता है। एसआई मात्रक, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, बिल्कुल। बाकी सारी बातें हम सीख लिए हैं कि विद्युत आवेश दो प्रकार का, पॉजिटिव निगेटिव ना। अगर कोई यहाँ पर एलिमेंट्स है और अगर ये मान लो मेरा निगेटिव है, निगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, इसका मतलब हो रहा है इसके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अगर इस पर मेरा पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन को खो रहा है, लॉस कर रहा है। ये सब कुछ हम लोग सीख गए थे। उसके बाद हम लोग ये सीखे इलेक्ट्रॉन की बात हो ही रही है तो एक इलेक्ट्रॉन में जो है आपका कितना चार्ज होता है। हम लोग सीखे थे 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम इतना चार्ज होता। एक इलेक्ट्रॉन पे मेरा मास कितना होता है 9.1 गुना 10⁻31 kg होता है। ये सब कुछ सीखना था हम लोग को। वैसे जितना हम लिखेंगे आपको तत्काल उतना तो ध्यान में रखना ही रखना है, इससे हम पूछेंगे आपसे, ये ध्यान में रखना। ठीक, आपको ये चीज ध्यान में रखना है। विद्युत आवेश बोलेंगे उसका एसआई मात्रक कूलाम होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। बस अब इतना ही ध्यान में रखना है। ठीक है, सिंपल सा ये समझो, जब भी विद्युत आवेश बोलेंगे ना तो कोई भी चालक है ना, ये चालक मान लो हमारे सामने। ठीक, इस चालक में जो आपका इलेक्ट्रॉन है, हाँ भैया, इस चालक में जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन पर आपका नेगेटिव चार्ज है। समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और इसी आवेश इसी चालक में जो है आपका प्रोटॉन भी होगा, उस पर आपका पॉजिटिव चार्ज है। अर्थात तो कोई भी वस्तु लेंगे उस पर आपका नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों होता है। ये बातें ध्यान में रखनी है, मतलब ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश दोनों होता है। चलिए, हम लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे विद्युत आवेश जिसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं और उसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। ये बात ध्यान में रखोगे। ठीक है, बिल्कुल। अगेन सेकेंड चीज आपको ध्यान में रखना, विद्युत धारा। विद्युत धारा जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। अब विद्युत धारा में क्या ध्यान में रखोगे भैया? विद्युत धारा में सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है कि विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका एम्पियर होता है। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपका एम्पियर होता है। यहां पर एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है आपको कि I बराबर Q/T। बस ये छोटा सा फॉर्मूला ध्यान में रखना, जहां पर I को किस में मापते भैया? अभी तुरंत सिखाया आप। I को हम मापते हैं एम्पियर में। I का एसआई मात्रक एम्पियर होता, तो I को मापेंगे एम्पियर में, Q को मापेंगे हम लोग किसमें? कूलाम में, और T को मापेंगे हम लोग सेकेंड में। अभी हम लोग दो चीज सीख रहे हैं अच्छे तरीके से। बिल्कुल, हाँ जी। और विद्युत धारा की अगर परिभाषा पूछेंगे तो क्या बोलोगे? हाँ भैया जी, हम जानते हैं क्या बोलेंगे। क्या? किसी चालक में प्रवाहित होने वाले, समझो कोई चालक है ना, उसमें जो आपका आवेश होता है ना, जब उसमें गति होने लगेगा ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? बोलिए, विद्युत धारा कहेंगे। अच्छा भैया, ये बातें तो हम समझ गए। और क्या बोल सकते? सिंपल सा आप बोल सकते हो, प्रति एकांक समय में किसी चालक में प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को हम विद्युत धारा कहते हैं। ये भी आप बोल सकते हो। ठीक है, अगर परिभाषा बोलना होगा तो। लेकिन तत्काल आपको इतना कुछ ध्यान में रखना, जितना हम लिख रहे हैं उसमें से हम आपसे पूछने वाले हैं, ये बातें सब सोच समझ के रखना। और एक बात इसमें आपको ध्यान में रखना है, परिभाषा जरूर इसका ध्यान में रखना। क्या? प्रति एकांक समय में हम लिख देते हैं, जितना लिखेंगे उतना ही आपको ध्यान में रखना है। क्या बोले? प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय में अब यहां आपको लिखना है किसी चालक में, पूरा ही लिख दें, किसी चालक में प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को, इतना चमक रहा है बोर्ड, क्या आप मेरे बात को सुन लोगे? होने वाले आवेश को जो है हम लोग क्या करते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। लिख सकते हो, किसी चालक में प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं।
ठीक, ये दो चीज आप हमेशा ध्यान में रखोगे। फिर आप विद्युत चैप्टर में तीसरा चीज ध्यान में रखोगे, विद्युत विभव, जो हम आपको पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, विद्युत विभव। आज हम ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करने वाले, सिर्फ उसी का मतलब हम सिर्फ वही बात करेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, आज कुछ इधर उधर की कोई बात नहीं, बस ये ध्यान में रखना। ओके, समय आपके पास नहीं है। आज हम लोग जल्दी से जल्दी सोच रहे हैं पूरा का पूरा चुंबक तक पढ़ाएंगे, जहां तक आपको पढ़ाने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र का दिशा ही बताने वाले हैं, जिसमें हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अर्थात फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम एंड फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का दाहिना हस्त नियम, ये भी देखने वाले हैं। ओके, उसमें हम लोग काफी कुछ देखेंगे। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, फिर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, ये सब कुछ देखने वाले हैं। तो आपको थोड़ा और बेहतर तरीके से सब कुछ सीखना है। ठीक है, आज हम ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं कर सकते, एक कम समय में सोच रहे पूरा का पूरा चैप्टर आपके सामने बस रख देंगे। बस आपको जो जरूरी है वो भी हम सिर्फ लिखते चलेंगे, बाकी और कुछ नहीं लिखेंगे। और जितना कुछ लिखेंगे उसमें से हम पूरा उम्मीद करेंगे आपसे कि आपको वो याद होना चाहिए। ओके, चलो विद्युत विभव बोलेंगे, इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है भैया? पहली बात, विद्युत विभव बोलो मतलब या तो विद्युत विभव का एक दूसरा नाम भी होता है। वाह, आपको नाम पता है? क्या नाम होता है? वोल्टेज नाम होता है, वोल्टेज। विद्युत विभव का एक दूसरा नाम है वोल्टेज। ओके, इसमें ध्यान में क्या रखोगे? इसमें बस ये ध्यान में रखना होता है कि विद्युत विभव को जो है हम लोग किससे डिनोट करते हैं। पहले ये देखो, विद्युत विभव को हम लोग जो है किससे डिनोट करते हैं भैया? सिर्फ भी बोलेंगे ना, सिर्फ भी बोलेंगे ना, तो हम लोग बोलेंगे हाँ भी मतलब विद्युत विभव के बारे में बात हो रहा है। जैसे आई बोले तो विद्युत धारा हो गया, क्यू बोले तो विद्युत आवेश हो गया, उसी तरह भी बोलेंगे तो विद्युत विभव या वोल्टेज हो जाएगा। और इसको मेजर किससे करते हैं? इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक सिंपल सा जो है इसको मेजर करते हैं हम लोग, किसमें मेजर करते हैं? इसको वोल्ट में मेजर करते हैं। और जानते हो वोल्ट का भी शॉर्ट फॉर्म भी ही होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत करना भैया जी, यहाँ भी लिख दिए, यहाँ पे भी लिख दिए, परेशान मत होना, इसलिए हम पूरा वोल्ट लिख दिए हैं। ठीक है, अगेन फिर आपको एक चीज और ध्यान में रखना है, वो क्या? इसी का एक और मात्रक होता है। भैया जी क्या मात्रक होता है बताइए तो सही। जूल पर कूलम्ब होता है, जूल पर कूलम्ब होता है। क्योंकि आप एक परिभाषा पढ़े होंगे, ये जूल पर कूलम्ब कैसे हो गया, आप एक परिभाषा पढ़े होंगे। वो परिभाषा क्या होता है? पहले हम जो आपको फॉर्मूला लिखाना चाहेंगे। ठीक है, हम जानते हैं भी से रिलेटेड कौन कौन सा फॉर्मूला आप जानते हो भैया? भी से रिलेटेड हम जानते हैं, भी बराबर आई आर। अभी हम आपको कल मतलब इससे पिछले वाले क्लास में बताए थे, लेकिन अभी तत्काल नहीं बताए हैं, सीख लो। भी बराबर आई आर क्या हुआ? मतलब सिंपल सा, कोई चालक है ना, हाँ भैया कोई चालक है, इसको जैसे ही हम लोग एक बैटरी से जोड़ दिए, इसको जैसे ही हम लोग एक बैटरी से जोड़ दिए प्लस और माइनस, हम जानते हैं इसमें जो धारा की दिशा होगी वो प्लस टर्मिनल मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से आपका निगेटिव टर्मिनल की ओर जो है धारा बहने वाली है। हाँ भैया, इधर जो है आपका धारा बहेगी, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर आपका धारा बहने वाला है। ठीक है भैया, ये बात तो हम समझ गए। आपको हम इससे पिछले वाले क्लास में ये बताए थे। अगर इसमें 60 वोल्टेज का हम जो है बैटरी लगा रहे हैं, इसका मतलब हुआ इस चालक के दोनों सिरों के बीच जो है डिफरेंस कितना हो रहा है? 60 वोल्ट का डिफरेंस हो रहा है। भैया जी ये क्या बोले, कुछ समझ में ना आ रहा। जैसे बोल दिए, समझो ये चालक है, अगर यहाँ 60 वोल्ट बैटरी लगा है, इसके बीच जो डिफरेंस होगा वो 60 वोल्ट का डिफरेंस होगा। इस तरह मतलब 60 वोल्ट का डिफरेंस हो रहा है, तो यहाँ आपका धारा रखें, धारा आपका बहेगा, बिल्कुल बहेगा धारा। बस वही चीज बोला जा रहा है, जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा आपका धारा प्रवाहित होने वाला। जैसे एक और सेम बैटरी आपका लिए, सेम उसी धातु का बैटरी लिए, इसको भी हम लोग बैटरी से जोड़े हैं, लेकिन यहाँ बैटरी जो है आपका 120 वोल्ट का है। ठीक है, अब दोनों में फर्क समझते हैं, किसमें ज्यादा आपका धारा प्रवाहित होने वाला है। तो सिंपल सा इस वाले चालक में देखेंगे, यहाँ पर 60 वोल्ट कहा गया है, अर्थात दोनों सिरा के बीच जो विभवांतर होने वाला है वो कितना होने वाला? विभवांतर है क्या? विभव का अंतर, मतलब दोनों सिरे के बीच जो विभव होगा उसका अंतर भी आपका 60 वोल्ट ही होगा। ये बात समझ के चलना। ओके भैया, ये बात तो समझ में आ गई, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनना। यहाँ पर 60 वोल्ट है, इसका मतलब इस चालक के दोनों सिरे के बीच जो है जो विभव का अंतर होने वाला है वो भी आपका 60 वोल्ट का ही होगा। जैसे अंतर हुआ, अब यहाँ से धारा बहेगी, प्रवाहित होगी। सेम यही कंडीशन यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर 120 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, तो दोनों सिरे के बीच जो आपका विभव का अंतर होगा वो 120 मतलब इससे ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है? इससे जो धारा होगी और तेजी से प्रवाहित होगी, अर्थात जितना ज्यादा विभव होगा उतना ही ज्यादा धारा बहने वाली है। इसी को हम लोग यहाँ लिखे हैं, भी जो है जो विभव है वो प्रोपोर्शनल होता है आई का, जितना ज्यादा भी होगा उतना ही ज्यादा धारा प्रवाहित होने वाली है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग भी प्रोपोर्शनल टू आई, भी समानुपाती आई कहे थे। ठीक भैया, बिल्कुल सही बात कहे आप। और जब हम लोग समानुपाती चिन्ह को हटा देंगे तो वहां पर हम इक्वल टू चिन्ह लाते हैं।
और V इक्वल टू आई आर कहते। यही आपका ओम का भी नियम था। हम लोग ओम के नियम में इसी को तो पढ़े थे, याद पारो। ओम का नियम में, बिल्कुल भैया, ओम के नियम में हमें यही पढ़ाए थे। आप एक चीज आपके मन में ख्याल आता होगा, क्या भैया कहीं कहीं आप विभव बोलते हैं, कहीं कहीं आप विभवांतर बोलते हैं, ये भैया है क्या, दोनों में क्या डिफरेंस क्या है? सुन लो, सिर्फ नाम में अंतर है। यहाँ विभव बोले 60 वोल्ट, विभवांतर मतलब दोनों सिरे के बीच जो विभव में अंतर हो रहा था, विभव में अंतर हो रहा था, वो भी आपका 60 वोल्ट ही हो रहा था। समझ में नहीं आया? जैसे हम बोले यहाँ पर कोई एक वैल्यू है 4, ठीक है, अब किसी दो वैल्यू को अंतर करने के बाद 4 ही आ रहा है, मतलब 6 और 2 को जब अंतर कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं, तो भी इसका रिजल्ट जो है इसी के बराबर हो रहा है। दोनों में क्या अंतर, दोनों को बराबर बोल सकते हैं ना, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे 6 और 2 को आपस में अंतर करने के बाद, 6 और 2 को आपस में अंतर करने के बाद उतना ही रिजल्ट आ रहा था। सेम वही चीज यहाँ पर बोले, जितना मेरा विभव होगा, विभवांतर भी सेम होगा, मतलब दोनों के बीच जो विभवांतर होने वाला वो भी आपका 60 वोल्ट ही होने वाला। तो यहाँ पर मे भी हम लोग बोल सकते हैं कि विभव जो है उसका जो वैल्यू है वो बराबर हो रहा है विभवांतर के। वैल्यू बोल रहे हैं, समझ रहे हो, प्रॉपर्टी नहीं बोल रहे हैं कि हाँ विभव मतलब ही दोनों सिरे के बीच अंतर हुआ, नहीं, हम सिर्फ वैल्यू बोल रहे हैं। जो विभवांतर का वैल्यू आएगा वही आपका सेम विभव का वैल्यू आने वाला। इसलिए कहीं कहीं जो ना आप लिख देते होगे विभवांतर की जगह पे भी लिख देते होगे, क्यों? बिकॉज दोनों का सेम ही वैल्यू आने वाला। डन, बात समझ रहे हो ना, क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, हम जो कहना चाह रहे हैं वो समझ रहे होगे। अगर समझ में नहीं आ रहा तो सारी बातें छोड़ोगे, बस इतना समझो कि ये विभव है, और अगर 60 वोल्ट का विभव होगा तो दोनों सिरों के बीच जो है विभव का जो अंतर होने वाला वो भी आपका 60 वोल्ट ही होगा। बस चलो, इसमें पूरे के पूरे अभी तक जितना समझा है उसमें क्या क्या ध्यान में रखना, एक बार फिर से हम रिवीजन करवाएंगे। विद्युत आवेश जिसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं उसका SI मात्रक कूलाम होता। विद्युत धारा जिसको हम लोग I से डिनोट करते हैं उसका SI मात्रक एम्पियर होता। I बराबर Q/T होता है, ठीक है, मतलब आवेश में समय से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का विद्युत धारा निकल जाएगा। और हम जानते हैं विद्युत धारा क्या होता है। किसी भी चालक में जो है हर एक समय में, प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को हम विद्युत धारा कहते हैं। ये हम लोग जानते हैं, परिभाषा कभी कभी एग्जाम में आता है, इसलिए ध्यान में रख लेना। और उसके बाद विद्युत विभव क्या होता है? सिंपल सा हम जानते हैं विद्युत विभव क्या होता है कि इसका SI मात्रक पहले ध्यान में रखना वोल्ट होता है। ये जूल पर कूलम, भैया इसका SI मात्रक कैसे हुआ ये भी समझाना है ना आपको, बिल्कुल समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये ध्यान में रखो, विभव से रिलेटेड जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर Q और I इससे संबंधित एक फॉर्मूला बताए थे, वो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। उसी प्रकार यहाँ पर V और I से संबंधित एक फॉर्मूला है V इक्वल टू आई आर। वो कैसे आया वो भी हम आपको समझा दिए हैं। V इक्वल टू आई आर कैसे आया? किसी भी चालक में जितना ज्यादा वोल्टेज होगा, तो जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ही ज्यादा उसमें जो है आपका करंट का फ्लो होने वाला। भैया बिल्कुल सही कहे, उतना ही ज्यादा उससे धारा होकर निकलेगी। बिल्कुल सही, ये समझ में आ गया? बोलिए हाँ भैया समझ में आ गया। आगे इसके बाद एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है। वो फॉर्मूला क्या है? V इक्वल टू W/Q। मतलब आप इसका एक मतलब सर परिभाषा बताए होंगे आपको कि किसी भी प्लस Q आवेश को अनंत से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उसको सर बोले होंगे विभव। याद है कुछ? सर ये बताए होंगे। वही चीज यहाँ पर लिखे हैं, किसी आवेश को जो है यहाँ तक लाने में जो काम करना पड़ रहा है, जो वर्क करना पड़ रहा है, उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं। प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसी कार्य को हम लोग विद्युत विभव भी कहते हैं। ये भी आप एक परिभाषा पढ़े हो। उसी परिभाषा के तहत हम लोग बोले कि W को मापते हैं जूल में, Q को मापते हैं कूलाम में, तो इसका एक और SI मात्रक हो गया जूल पर कूलाम। कहीं कहीं रहेगा ऑब्जेक्टिव में, तो आपको टिक लगा देना है, ठीक है? डन, बिल्कुल। हम आगे चलते हैं, बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है, ठीक है? एक बार फिर से बोलेंगे, विद्युत विभव रहे उसी का एक और नाम है वोल्टेज। इस दोनों को हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं। उसके बाद इसका SI मात्रक क्या हुआ विद्युत विभव का? इसका SI मात्रक वोल्ट हुआ, ठीक है? और एक फॉर्मूला पढ़े हैं V इक्वल टू आई आर, ठीक। मतलब विभव जो होगा वो धारा का समानुपाती होने वाला है। इसी को हम लोग ओम का नियम भी कहते हैं। बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है ओम का नियम। तो अच्छे तरीके से ओम का नियम आप देख लोगे, बोलोगे परिभाषा लिखा देंगे हम, तो परिभाषा लिखा दे। इसके बाद हम ओम का नियम ही देख लेते हैं। ओम का नियम ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ओम के नियम से हम क्या समझते हैं? यही कि किसी चालक में, समझना, कोई चालक में, अभी तुरंत हम समझें आपको,
किसी चालक में, यहां चालक लिखते हैं, किसी चालक में क्या हम प्रवाहित कर रहे हैं, किसको प्रवाहित कर रहे हैं, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, ठीक है, किसके समानुपाती होती है, उस चालक के दोनों सिरे के बीच जो विभवांतर होगा उसके समानुपाती होता है। भैया जी ये बात ही समझ में आ गया। किसी चालक में दो सिरों के बीच, बिटवीन टू पॉइंट, दो सिरों के बीच प्रवाहित होने वाले, भैया आधा हिंदी आधा इंग्लिश लिख दिया आप, अच्छा कोई बात, आप लिख सकते हो, प्रवाहित होने वाले, किसी चालक में दो सिरों के बीच प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा, उनमें प्रवाहित उनमें ऐसे लिखो, उन दो सिरों के बीच, अच्छे से लिखो, उन दो सिरों के बीच विभव के समानुपाती होता है, ठीक है। क्या बोले, स्टार्टिंग करना एक अचर ताप पर, एक अचर ताप मेरा अचर होना चाहिए, एक अचर ताप पर, ठीक है, ये बातें समझ के चलनी। एक अचर ताप पर किसी चालक में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा उन दो सिरों के बीच या उन दो बिंदुओं के बीच विभव के समानुपाती होता है, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आया, बिल्कुल। या फिर ये नहीं लिखना चाहिए, आप नहीं छोड़ सकते हो, या किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उन दो सिरों के बीच विभव के समानुपाती होता है, डायरेक्ट बोल सकते हैं। अगर इसको नहीं भी लिखना है कोई बात नहीं, आपका जो परिभाषा है वो बिल्कुल सही रहेगा। और ये बात बोलना ही बोलना है एक अचर ताप पर। जब हम पढ़ा करते थे ना, तो हमसे भी एक बार सर पूछे थे, ठीक है, हम ये नहीं बोले थे एक अचर ताप पर, सिर्फ यहां से लेके यहां तक बोले थे। सर बोले थे हमको क्या, सब कुछ तो सही बोला, लेकिन ऐसे नहीं सर बोले थे, सर ठेठी में बोले थे, क्या बोले थे, सब कुछ सही है बोलना है, लेकिन एक चीज नहीं है बोलना है कि बोले सर अचर ताप पर छोड़ दिए थे वहां पर, सर वो बोले कि हाँ अचर ताप पर बोलना जरूरी है, ठीक। तो हम भी आपको बोल रहे हैं अचर ताप पे बोलना जरूरी है, ठीक है। तो हम भी आपके समय में पढ़ा करते थे तो हम भी डांट सुने थे, तो आप आज कोई वो गलतियां बता रहे हैं कि वैसी गलतियां आप नहीं करोगे, ठीक। मतलब हम लोग अभी ये चार चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे, विद्युत आवेश, कूलाम, विद्युत धारा एम्पियर या Q/T, विद्युत विभव वोल्ट, या फिर V = IR, V = WIQ, और इसको नापते हैं वोल्ट और जूल पर कूलाम में। ओम का नियम V = IR, ठीक है, यहाँ ध्यान दो। उसके बाद हम लोग पढ़े थे इस R के बारे में, जिसको हम लोग प्रतिरोध कहते थे। प्रतिरोध का मतलब क्या हुआ, जो किसी चालक में जो धारा को रोकता है वो मेरा प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। प्रतिरोध सब समझ में आ गया। प्रतिरोध में ध्यान में क्या रखना वो समझो। प्रतिरोध में पहला चीज ध्यान में रखोगे, इसका एसआई मात्रक ओम होता है। क्या एसआई मात्रक ओम होता है, ठीक है। और परिभाषा क्या, प्रतिरोध से संबंधित जो फॉर्मूला होता है वो ध्यान में रखना है कि V = IR हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद R बराबर एक फॉर्मूला होता है, क्या हम जानते हैं ना कि कोई चालक है, हम इसके पहले भी आपको पढ़ाए थे, कोई चालक है, इसमें जो आपका प्रतिरोध R होगा वो जानते हो प्रोपोर्शनल होता है, वो आपका समानुपाती होता है किसका, इस चालक के लेंथ का। जितना ज्यादा लेंथ लोगे उतना ज्यादा उसमें धारा को प्रतिरोध रोकेगा। जैसे यहाँ पे दो प्रकार का लेंथ हम ले लेते हैं, भैया जी कहाँ गए, जैसे ये तार इतना भी तार था, इसमें जो धारा लग रहा हो, इसमें जो प्रतिरोध लग रहा होगा वो प्रतिरोध का वैल्यू निकाल लो आप। फिर आप इतना लंबा तार ले लो, इसमें जो आपका प्रतिरोध लग रहा है उसका वैल्यू निकालो। तो प्रतिरोध ज्यादा जो है, जिसका लंबाई सबसे ज्यादा होगा उसमें प्रतिरोध सबसे ज्यादा लगने वाला, इस बात को समझ के चलना। तो इसमें हम एक बात जाने, जितनी ज्यादा लंबाई उतना ज्यादा प्रतिरोध। और एक बात, जैसे इस तार को यहाँ से काट देंगे, इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होने वाला, हाँ भैया अनुप्रस्थ काटने का जो क्षेत्रफल ये दिखता है ना, वो क्षेत्रफल जो होने वाला, जिसका सबसे ज्यादा क्षेत्रफल होगा, ये जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होगा उसमें प्रतिरोध सबसे कम लगने वाला व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात क्षेत्रफल जो होता है ना, क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है ये प्रतिरोध। इससे पहले वाले क्लास में बेहतर तरीके से सीखे थे हम इसको।
ओवरऑल ये कह सकते हैं कि R जो है वो समानुपाती होगा L/A का। तो R बराबर क्या हो गया, रो इंटू L/A। ये समझ के चलना, रो इंटू L/A। बिल्कुल डन है, बिल्कुल डन है। कहीं कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा कि हम बोल सकते R इक्वल टू रो इंटू L/A। जहां पर रो क्या है, रो के बारे में भी जान लेना चाहिए हम लोग को। नोट डाल के यहाँ लिख लो रो के बारे में। तो हमेशा हाँ आपसे ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है कि प्रतिरोध जो है किस पर निर्भर करता है भैया जी, लंबाई पर, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और दो चीज और है इसके अलावा। वो दो चीज क्या क्या है, वो दो चीज है जिस पर आपका प्रतिरोधकता निर्भर करता है, उस पर मेरा प्रतिरोध भी निर्भर करता है। अच्छा भाई, अच्छे तरीके से डिटेल करते हैं, ध्यान से समझो। अभी यहाँ पे इस रो के बारे में जानने वाले हम इससे पिछले वाले क्लास में भी सीखे थे कि रो को हम लोग क्या कहते हैं भैया, मेरे प्यारे भैया, रो को हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। कंफ्यूजन बहुत हो रहा है क्या? अरे हम सिंपल से जितना पढ़ा है ना, एक जगह अच्छे तरीके से लिख के बता रहे हैं आपको। कम से कम इस चैप्टर में इतना तो ध्यान में रखना ही रखना है। इतना भी ध्यान में रख लोगे ना आप, जो इसके बाद जो आप अभी जो हम बोलेंगे अभी पूरा क्वेश्चन बैंक में, जो आपका चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक है, उसमें जाओगे विद्युत और उसके प्रभाव में, जितना भी होगा आप वहां पर सारे क्वेश्चन को बनाओगे, सब कुछ समझ में आएगा अगर जितना हम बोल रहे हैं उतना अगर ध्यान में रखोगे तो। ठीक है, बस उतना ही ध्यान में रखना है, उससे ज्यादा भी ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, यहाँ देखो प्रतिरोधकता, इसमें आपको ध्यान में रखना कि जैसे हम लोग का प्रतिरोध का SI मात्रक ओम था, उसी तरह प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक, ये कैसे होता है वो भी हम लोग सीख लिए थे। हाँ भैया, सिर्फ बोलते हैं सीख लिए थे। और रो कौन से फॉर्मूले में आता है भैया, रो इस फॉर्मूले में आता है। ठीक है, सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान में रखना बस, और एक्स्ट्रा फॉर्मूला कुछ ध्यान में मत रखना। यहाँ से रो को अकेला करेंगे तो R इंटू A/L हो जाएगा, वो बात की बात है। आपको बस इतना समझना है रो किस पर डिपेंड करता है, ये एक्स्ट्रा आपको ध्यान में रखना है कि रो किस पर निर्भर करता है भैया। रो हम लोग का निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता, पदार्थ की प्रकृति पर। दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता और तापमान पर निर्भर करता है रो। ये रो जो है लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये समझ के रखना। सिर्फ ये प्रतिरोधकता जो है सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजों पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर और पदार्थ के तापमान पर। एक चीज और ध्यान में रखना, प्रतिरोधकता का एक और नाम है, क्या बताएं नाम आपको, बोले विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से भी इसको जानते हैं। एक और नाम है, ध्यान से समझोगे नाम, जैसे यहाँ पर विद्युत विभव का एक और नाम वोल्टेज था, उसी तरह प्रतिरोधकता का एक और नाम है, उसको हम लोग कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। उम्मीद करते हैं ये ध्यान में जरूर आप रखोगे कि प्रतिरोधकता का दूसरा नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध रो को लेकर के एक बार फिर से हम बोल रहे हैं, इसको हम लोग प्रतिरोधकता या एक और नाम है विशिष्ट प्रतिरोध वो कहते हैं। इसका SI मात्रक ओम मीटर होता है और पदार्थ मात्र दो चीजों पर निर्भर करता है, वो है आपका पदार्थ की प्रकृति पर और तापमान पर निर्भर करता। और ये R जो है जिसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, वो आपका लंबाई पर, क्षेत्रफल पर और आपका इस दोनों चीज पर भी निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति और पदार्थ के और तापमान पर निर्भर करता है। इस चार चीज पर निर्भर करता है ये प्रतिरोध। तो हमको लिखने की आवश्यकता तो नहीं है, सिर्फ हम रो का लिख दिए, आप समझ जाओगे आगे की बातें। रो को लिखते हैं ऐसे टेढ़ा कर देते हैं, इसमें ऐसे करते हैं रो। ठीक है, अगर सीधा लिख दोगे पीना, ये आपका पावर हो जाएगा, विद्युत शक्ति हो जाएगा, तो कभी भी गलती ना करना। ओके भैया, ठीक है। चलो, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, ये बातें समझ में हमें अच्छे तरीके से आ गई। इसमें क्या क्या ध्यान में रखना है वो सब भी हम लोग क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, डन, बिल्कुल। अब यहाँ पर कुछ सवाल पूछा जाएगा आपसे क्या, कि अगर श्रेणी क्रम में, अगर हम श्रेणी क्रम में किसी दो प्रतिरोध को जोड़ रहे हैं तो इस प्रतिरोध का वैल्यू कैसे निकालते हैं। हम जानते हैं यहाँ पर श्रेणी क्रम के लिए, जब श्रेणी क्रम में रहेगा तो यहाँ पर जो R इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक है, समतुल्य प्रतिरोध जो निकालेंगे, सबको हम जोड़ देंगे, समतुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। ये हम लोग जानते हैं और ये ध्यान में रखना, इससे सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आपको मतलब आप जब क्वेश्चन बैंक बनाओगे वहां पर समस्याएं आएंगे। हम सोच रहे हैं वीडियो बनाने से बेहतर आपको अलग से जो है 15 मिनट का समय दे दें, या फिर आप 15 मिनट पहले आ जाओगे। ठीक है, आपको बेहतर तरीके से समझा देंगे, अच्छे तरीके से सब कुछ। ठीक है, अगेन फिर आप जो है यहाँ पर ये R इक्विवेलेंट तो हो गया। हाँ भैया, अब हम लोग जो है एक और होता है श्रेणी क्रम हो गया। अब यहाँ पर समांतर क्रम भी आपको ध्यान में रखना, जैसे कि यहाँ पर देखो ये हुआ, ये देखो समांतर क्रम है ना, इसमें बैटरी से जोड़ देंगे, समांतर क्रम में हो गया।
समांतर क्रम के लिए जो मेरा आर इक्विवेलेंट होगा वो बराबर होगा कि 1/r इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/r1 1 + 1/r2 इसके बराबर होता है। जितना आप कर लेगा उतना आप कर सकते हो। ये दो चीज ध्यान में रखोगे। ये आपका पैरेलल है, समांतर क्रम है, लिखना जरूरी नहीं, आप जानते हो, ठीक है। इतना सा काम आप करोगे, इसको बैटरी से जोड़ रहे हैं, ठीक, तो वो बात की बात है। चल, सातवां चीज आपको ध्यान में रखना है इसमें। एक बार फिर से हम रिकेप करना चाहेंगे। विद्युत आवेश में कूलाम ध्यान में रखना, विद्युत धारा में एम्पियर ध्यान में रखोगे और ये परिभाषा ध्यान में रखोगे, और I = Q/T। विद्युत विभव V में वोल्ट ध्यान में रखोगे, ठीक है, और जूल पर कूलाम ध्यान में रखोगे। किसी में आपको विमीय सूत्र नहीं बताया ना, हमें बस इतना बताओगे भैया विमीय सूत्र में प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है। आप बोलोगे भैया हाँ, मैं विमीय सूत्र में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है या हो रहा है, इतना बताओगे मुझे, ठीक। अगेन ओम का नियम में ये परिभाषा ध्यान में रखोगे और V = IR ध्यान में रखोगे, ठीक। क्योंकि इसमें V था इसलिए हम लोग इस फॉर्मूले को यहां पर लिखे हुए। चलो, R में प्रतिरोध के लिए ये ओम किसी भी तरह दिमाग में बैठा ही लोगे, और यहाँ पर दो फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है। फिर आपको ये ध्यान में रखना, इसका नाम रो है जिसको हम लोग प्रतिरोधकता और विशिष्ट प्रतिरोध करते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता। ये रो जो है दो चीजों पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर और पदार्थ के तापमान पर निर्भर करता है, ठीक। और ये प्रतिरोध जो है आपका चार चीजों पर निर्भर करता है, लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और पदार्थ की प्रकृति और पदार्थ के तापमान में, टेम्परेचर पे, सिंपल से जो वहां पर टेम्परेचर होगा ना उस पर डिपेंड करता है, ठीक। फिर श्रेणी क्रम में रहेगा जुटा हुआ अगर प्रतिरोध, तो उसका फॉर्मूला होता है सारे प्रतिरोध को जोड़ देना, R1 + R2 + R3 + R4 + डॉट 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 डॉट, ठीक है। अगेन फिर R1/R इक्विवेलेंट ये बराबर होता है 1/R1 + 1/R2 + डॉट 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 डॉट, ठीक है। ओके भैया, ये सारी बातें समझ में आ गई, इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा। सारे चैप्टर को शॉर्ट तरीके से जो इंपॉर्टेंट है वो लिखा रहे हैं, फिर भी बोलते भैया इससे भी कम समझाइए, अब क्या करें हम। हाँ, अभी अब चुंबक भी पढ़ाने वाले हैं आपको, बताओ, ठीक। कम से कम इतना ध्यान में रखोगे। अब विद्युत शक्ति देख लेते हैं हम लोग। बोले विद्युत शक्ति, ठीक, विद्युत शक्ति। इसके पहले जूल का ऊष्मीय नियम, ठीक है, बने हो ना। जूल के ऊष्मीय नियम में सिर्फ आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, वो क्या कि H बराबर, उष्मा को हीट से डिनोट किए हम लोग, उष्मा को सूचित किए हैं H से, डिनोट किए हैं H से। H होता है I²RT, ठीक है। और हम लोग जानते हैं, देखो H में I²RT है। I² का मतलब हुआ I × I हुआ, R का मतलब R, T का मतलब T। इस IR की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं V, बिल्कुल हम पढ़े हैं IR = V, तो यहाँ पर V लिख दिए, VIT, V का यहाँ आ गया, I का I, T का T, VIT। अर्थात H को हम लोग VIT भी बोल सकते हैं, ये समझ के चलना। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं क्या, H = हम लोग VIT भी बोल सकते हैं। भैया इतना फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा क्या, सिर्फ ये ध्यान में रखोगे ना। वैसे इसके बाद आप क्वेश्चन बैंक बनाने ही वाले हो, वहां पता चल जाएगा ये सारी चीजें आपके लिए कितनी ज्यादा जरूरी हैं, ठीक है। भले ही आपको लग रहा होगा भैया जी इतना ही कम बता रहे हैं, लेकिन जब क्वेश्चन बैंक बनाओगे लगभग आपका समस्या जो है वो दूर हो चुका होगा। बस इतना ही चीज अगर ध्यान में रख लोगे तो आप लिखो, हम फिर समझाएंगे, मतलब फिर हम पूछेंगे भी आपके लिखने का समझने के बाद। वैसे इसमें मैक्सिमम चीज तो हम इससे पहले वाले लेक्चर में आपको सिखा दिए थे, समझा दिए थे। आज सिर्फ रिकेप कराए हैं, फिर आपको चुंबक के बारे में भी बताने वाले, तो तैयार होगे चुंबक के बारे में सीखने के लिए। ओके भैया ठीक है, हम आपकी सारी बातें सीख लेंगे। ये हुई ना बात। अगेन फिर आपको ध्यान में रखना, इससे ज्यादा डिटेल अभी नहीं करना चाहेंगे, बस इतना ध्यान में रखना, जूल का उसमें प्रभाव का नियम जो है इस फॉर्मूले पर डिपेंड करता, ठीक है, जिसमें ये डिपेंड करता है H जो है धारा का समानुपाती होता, H जो है समय का समानुपाती होता, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, ऐसे लिखोगे, उष्ण की जूल के ऊष्मीय नियम के अनुसार उष्मा उस चालक में प्रभावित होने वाली धारा के समानुपाती होता, धारा के वर्ग का समानुपाती होता है, और उष्मा जो है, उसमें ऊर्जा जो है, उसमें उस चालक में धारा कितने समय तक प्रवाहित हो रही है उस समय के समानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि H = I²RT। अगर इसको डेफिनेशन में लिखना है तब आप ऐसे डेफिनेशन में लिख सकते हो, ठीक है, ओके, बिल्कुल। अगेन 8वां नंबर देखो। भैया जी सुनिए ना, और बताइए विद्युत शक्ति याद है आपको? विद्युत शक्ति चलो ठीक है, विद्युत शक्ति 8 चीज आपको बोलना है इसमें, पूरे विद्युत चैप्टर में बस आपको ये 8 चीज ध्यान में हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। विद्युत शक्ति, विभवांतर छोड़ दिए क्या?
अरे हाँ, यहाँ पर नोट डाल के लिख लोगे, आमीटर इस धारा को नापते हैं, वोल्ट मीटर वोल्ट को नापते हैं, ये हम नहीं लिखा है, अच्छे से लिखोगे। वोल्ट मीटर जो है इससे हम लोग वोल्ट को मतलब इससे हम लोग विभवांतर वोल्टेज को नापते हैं, जिसको हम लोग विद्युत विभव को नापते हैं। ठीक है, समझ में आया। आमीटर से क्या नापेंगे, धारा नापेंगे। एक और आता है गैल्वेनोमीटर, उससे भी हम लोग धारा ही नापते हैं। गैल्वेनोमीटर से जो है आपका धारा और दिशा दोनों नाप लेते हैं, इससे गैल्वेनोमीटर से। ये यंत्र का नाम है, यंत्र भी आता है आपके एग्जाम में। ठीक, यहाँ देखो विद्युत शक्ति की बात करेंगे। विद्युत शक्ति जिसको हम लोग कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ओके भैया, ये बात समझ में आ गई। ये आपका बराबर होता है वर्क डन के बराबर होता है पर यूनिट टाइम में, मतलब या इंग्लिश में क्या बोले, हिंदी में बोलिए, प्रति एकांक समय में किए गए कार्य के बराबर होता विद्युत शक्ति। जितना भी कार्य करोगे हर एक सेकेंड में, तो वो बराबर हो जाएगा विद्युत शक्ति के बराबर हो जाएगा। अर्थात P बराबर हम बोल सकते हैं W/T, जूल पर सेकेंड। क्या बोल सकते हैं, जूल पर सेकेंड। P बराबर क्या होता है, W/T। यहां पर एक चीज ध्यान में रखना है कि P का SI मात्रक क्या होता है, वाट होता है। वाट लग गया भैया P पर के ना। इसको और भी हम लोग नापते हैं, और भी इसका मात्रक होता है, बताएंगे अभी। पहले फॉर्मूला सीख लेते हैं। P बराबर W/T होता है। ठीक, ये कार्य जो है वो कार्य क्या है, एक बात समझना। अगर ये मेरा क्या है, चालक है ना। हाँ, चालक में जो है, जो भी यहाँ पर चालक में जो भी वर्क डन होगा या फिर जो भी विद्युत ऊर्जा होगा, विद्युत कार्य होगा, जो भी विद्युत ऊर्जा, मतलब ऐसे समझो, इस चालक में धारा प्रवाहित हो रहा है। धारा जब प्रवाहित होता है ना, तो वो आपका उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। समझ में नहीं आता ना, तो एक काम करोगे, इस तार को, ठीक है, तार को आप एक बार क्या करोगे, इसमें धारा प्रवाहित करवाओगे कुछ लंबे समय के लिए। फिर जब धारा प्रवाहित हो जाएगा, तब उसको बोर्ड से निकाल करके तब जाकर के उसके तार को छुओगे, देखना वो हीट करेगा, गर्म होगा। वो गर्म क्यों हो रहा है वो, क्योंकि जब उससे धारा प्रवाहित होती है ना, तो वहां पर वो धारा के कारण जो भी आपका किया गया कार्य है वो उष्मा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, अर्थात जो किया गया कार्य है वो किसमें परिवर्तित हो रहा है, उष्मा में परिवर्तित हो, मतलब उष्मा में परिवर्तित हो रहा है, उसमें ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं W की जगह पर I²RT। ठीक है, अर्थात W की जगह पर हम बोल दिए, W/T की जगह पर, W की जगह पर हम लोग I²RT बोले, और T से T कैंसिल हो गया, अर्थात P बराबर I²R भी होता है। तो P बराबर I²R भी होता है। ठीक, अब I R की जगह पर हम भी बोल सकते हैं, IR की जगह भी बोल सकते हैं, अर्थात इसका एक और फॉर्मूला VI भी होता है। इतना सारा फॉर्मूला होता है, लेकिन आपको ध्यान में बस इतना ही रखना है। क्या ध्यान में रखना, आपसे ये पूछा जाएगा कि W/T पूछा जा सकता, वरना फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वॉट होता है, बस वाट पूछा जाएगा और कुछ नहीं। अधिक से अधिक होगा तो जूल पर सेकंड पूछ लिया जाएगा एम्पियर स्क्वायर ओम पूछा जाएगा, ये सब नहीं पूछेगा, सिर्फ वाट पूछेगा। हाँ, मैक्सिमम और मात्रक पूछ सकता है आपसे, हम मात्रक लिख देते जो एग्जाम में आ सकता है, जूल पर सेकंड आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा तो देख लेना आप। ठीक है, वैसे हम बता दिए, सब कुछ आपको बता दिए। जूल पर सेकंड कहाँ से आया, पता चला आपको भैया? हाँ, पता चल गया। एक ये फॉर्मूला था ना, इस फॉर्मूले से बताएं जूल पर सेकंड। इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, एम्पियर स्क्वायर ओम हो जाएगा। इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, वोल्ट एम्पियर हो जाएगा। बताइए, इतना सारा मात्रक है इसका। भैया किसका ध्यान में रखें, सिर्फ आपको वाट ध्यान में रखना है, बस आएगा तो वो आप फॉर्मूले से कर सकते हो उतना। ठीक है, ये हम लोग पूरा का पूरा विद्युत चैप्टर पढ़ लिए हैं। एक बेहतर तरीके सबको लिख लो आप, और लिखने के बाद इसको याद करके सुनाओगे कि हाँ भैया इसमें कौन सा याद है, क्या क्या आप भूल गए। पहले इसको याद करोगे, फिर अभी चुंबक पढ़ाने वाले हैं, चुंबक देखोगे, उसके बाद जाकर के, हाँ जी, उसके बाद ही आपको जो है क्वेश्चन बैंक में जाना है और सारे प्रश्नों को देखना है। लेकिन पहले इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से दिमाग में रख लो। जितना ही लिखा है उतना ही अपने दिमाग में, ब्रेन में फिक्स कर लेना। हाँ भैया ठीक है, इतना कुछ समझ में आ गया। और हाँ, पहले इसको लिखो। हो गया, वीडियो रोक के लिख ली होगी आप, उम्मीद करते हैं। अब चले चुंबक की तरफ, या परेशान हो गए? उम्मीद है ज्यादा परेशान हो गए होंगे, इतना कुछ बताए। हाँ कोई बात नहीं, हल्का सा और 10-15 मिनट और लगेगा, ज्यादा ही लगेगा, लेकिन फिर भी आपको सीखना है, समझना है। ठीक है, बिल्कुल। हम लोग चुंबक भी पढ़ेंगे, अभी पढ़ना है चुंबक को। ठीक, इसको मिटाते हैं हम लोग, मिटा दे इसको, मिटा दे, बिल्कुल मिटाएंगे।
क्या लगा अरे क्या हो रहा है? हम आएंगे 2 मिनट में, उसके बाद चुंबक स्टार्ट करेंगे अच्छे तरीके से। हाँ तो रात में कुछ समस्या है, यहाँ ध्यान दो। विद्युत चैप्टर देख लिया हम लोग ना, बिल्कुल। अब हम लोग क्या देखने वाले भैया? चुंबकत्व पढ़ाने वाले। तो तैयार हो चुंबकत्व पढ़ने के लिए? बिल्कुल। यहाँ ध्यान दो भैया जी, तैयार तो ना है लेकिन पढ़ लेंगे। चुंबकत्व में जो पहला चीज आपको ध्यान में रखना है वो है चुंबकीय क्षेत्र। ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है पहले वो ध्यान में रखोगे। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है वो समझो। जैसे यहाँ की मैग्नेट है, इसमें नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। आप देखोगे इसके चारों बगल एक स्पेस बन जाता है, एक एरिया बन जाता है। उस एरिया में आप किसी भी चुंबक को लेके आ जाओ, किसी चुंबक को लेके आ जाते इस एरिया के अंदर, तो होगा क्या? इस एरिया के अंदर ये जो है अट्रैक्ट होने का प्रयास करेगा। मतलब इसके ऊपर या तो आकर्षण बल या तो प्रतिकर्षण बल लगने लगेगा। बचपन में ना खेले हम लोग, 2 चुंबक ले लेते थे ऐसे मान लो ये चुंबक है, यूं इसके ऊपर जो है चुंबक लेके आते थे, ये आपका दूर भागता था या फिर चिपकता था इसे आकर के। याद है? चुंबक या तो दूर भागते चलेगा, भागते यूं ये आपका दूर भागेगा, या तो इसको चिपक जाएगा इससे। बचपन में ध्यान पारो, चुंबक को लेकर इस प्रकार हम बहुत सारा प्रैक्टिकल किया करते थे। शायद आप भी ये वाला काम किए होगे कि 2 चुंबक ले लिए हो, 2 चुंबक को पास ला रहे हैं, तो जो दूसरा चुंबक है वो दूर भाग रहा है आपसे। मतलब इस पहले चुंबक से दूर भाग रहा है, या फिर उसे घुमा देंगे तो वो आपका चिपक जाएगा इससे। वो होता क्या था हम जानते हैं कि चुंबक का जो ये चुंबक है ना, हाँ चुंबक है, इस दोनों चुंबक में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अगर दोनों सेम रहेगा तो आपका दूर भागेगा, अगर दोनों सेम नहीं रहेगा तो आपका आगे चिपक जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। ये आपको समझ के चलना है। ओके भैया, समझ गए। हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ आपका ये चुंबकीय बल लगता, ये भी समझ के चलना। ओके भैया, समझ में आ गया। वही चीज बोल रहे हैं, जब ऐसा एक क्षेत्र बनाना है, एक ऐसा क्षेत्र बनाना है, अगर उसमें हम चुंबक को, किसी और चुंबक को ला रहे हैं, अगर वो अपने ऊपर आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, किसका आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसका परिभाषा अगर आ जाएगा तो आप लिख सकते हो, एक ऐसा क्षेत्र ठीक है, एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जिसमें किसी दूसरे चुंबक को लाने पर या किसी अन्य चुंबक को लाने पर वो अपने ऊपर आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, तो उसे हम उस क्षेत्र को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। कितना प्यारा सा परिभाषा, क्या ही होता है, इसको सब पढ़ना है और बोल देना है और क्या करना है। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जिस क्षेत्र में किसी अन्य चुंबक को लाने पर वो अपने ऊपर आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल मतलब इससे दूर भागने वाला प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, तो उस क्षेत्र को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक, परिभाषा अक्सर मतलब होता नहीं है कि कभी कभी हो गया, मन हुआ उसका पूछने का तो पूछ दिया, वही सिचुएशन है। ठीक, ध्यान में रखना है परिभाषा। लेकिन अभी तत्काल के लिए चुंबकीय क्षेत्र में क्या क्या आप ध्यान में रखोगे वो समझ लो। पहली बात, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, SI मात्रक क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र का? यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा तो थोड़ा सा अपने आप को समय दो। ठीक है, जो बोलेंगे समझने का प्रयास करो। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। ठीक, और भी बोल सकते हैं, और भी इसका अलग मात्रक होता है। कौन कौन सा मात्रक और होता है टेस्ला के अलावा? जूल पर, मैं बोलूंगी ध्यान में रख पाओगे ना, जूल पर एम्पियर भी होता है। ठीक है, एम्पियर हिंदी में लिख दिए, हिंदी का इंग्लिश में, हिंदी में ही लिख देते हैं, ध्यान में रहेगा आपको। जूल पर एम्पियर होता। ठीक, और होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। अभी हम बताने वाले ये वेबर है क्या।
तो तत्काल अभी के लिए आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे इसका ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है बस, और कुछ नहीं ध्यान में रखना, ठीक है। ये जूल पर एम्पियर क्या हुआ, वेबर पर मीटर स्क्वायर क्या हुआ, अभी ये छोड़ दो, क्योंकि अभी हम समझाएंगे तो समझ जाओगे आप वेबर क्या होता है जब फ्लक्स समझाएंगे आपको। यहाँ ध्यान दो, चुंबकीय क्षेत्र समझने के बाद हम लोग को समझना होगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ओके, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है वो समझो। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता ही रहता है, तो ध्यान से इसको पढ़ना, ठीक है। कोई भी चुंबक लिए ना, हाँ भैया कोई भी चुंबक लिए, उसमें या तो नॉर्थ पोल या तो साउथ पोल होता। इस चुंबक में जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ एक सिंपल सा लाइन गया हुआ है, ऐसा ऐसा, ठीक है। ये लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करता है, और ये हकीकत में ऐसा लाइन नहीं होता, यहाँ कट कर दिया ना, ये गलती, कट नहीं करता ये, ठीक। ये लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा, और वैसे ये लाइन जो है काल्पनिक लाइन है, कल्पना किया हुआ लाइन है। हकीकत में कोई चुंबक लेके आ गए, भैया ये चुंबक लाए हैं, इसके चारों बगल इस यूं ऐसा ऐसा लाइन दिख रहा है, वो ऐसा नहीं दिखता। देखो कुछ किसी प्रकार कोई किसी मतलब यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर रेखा आपको नहीं दिखने वाला। ओके, यहाँ पर इसके चारों बगल कोई भी किसी प्रकार का आपको रेखा नहीं दिखने वाला, ये हम लोग कल्पना किए हुए हैं, बात को समझना है। तो ये कल्पना किया हुआ रेखा है, वो समझ गए पहली बात। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं में जो आपको ध्यान में रखना है वो समझोगे। इसकी विशेषता क्वेश्चन पूछता है कि हाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कुछ विशेषताएं लिखें, तो इसमें आपको लिखना होगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी भी चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। कहां से कहां तक बोलोगे, नॉर्थ अर्थात उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ ना, दक्षिणी ध्रुव की तरफ। और ये चुंबक के बाहर का दिशा है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ। कहाँ, चुंबक के बाहर चुंबक के बाहर की दिशा, चुंबक के बाहर में ये होता है। फिर आपको ध्यान में रखना है कि ये रेखाएं जो है कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, ठीक है भैया, ये समझ में आ गया। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखोगे, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है एक वक्र की तरह का होता है ना, वक्र। ये वक्र और संतत होता है। वक्र संतत मतलब वह कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि हाँ जा रहा यहाँ रुक गया, यहाँ से फिर स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ फिर, ऐसे नहीं होता है। ये कंटिन्यू चलते रहेगा, कंटिन्यू चलेगा, ठीक है ना। संतत सिर्फ कहते हैं जो आप कंटिन्यूटी पर होगे, आगे बढ़ोगे। बोलते हो ना हम कोई भी काम कंटिन्यू नहीं कर पाते भैया जी, लगातार नहीं कर पाते, पढ़ाई करने बोलते हैं ना भैया आप, हाँ, तो हम एक दो दिन छोड़ देते हैं पढ़ाई करना। आप नहीं छोड़ते हो, मैं भी अगर छोड़, मतलब एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, अपने ऊपर मत लेना। मतलब किसी को बोले कि हाँ, कोई हमको स्टूडेंट बोलता भैया हम जो है ना पढ़ाई जो है ना कंटिन्यू नहीं कर पाते, निरंतर नहीं कर पाते। जो कंटिन्यू मतलब लगातार उस काम को करते रहना। सेम उसी तरह जो लाइन जो अगर लगातार जा रहा है, इसको हम लोग कंटिन्यू कहेंगे, अर्थात संतत कहेंगे। तो ये जो रेखाएं होती है वो वक्र होता है और संतत होता है। क्या क्या, वक्र और संतत होता है, वक्र और संतत, ये ध्यान में रखोगे बिल्कुल। और इस चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में किसी भी पॉइंट पर, किसी भी बिंदु पर जो हम लोग टेंजेंट या स्पर्श रेखा खींचेंगे, वो उस पॉइंट पर, उस बिंदु पर उसकी दिशा को देगा, ठीक है, समझ में आ गया। अर्थात इस चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में, इस चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर हम जो स्पर्श रेखा ड्रॉ करेंगे, किसी बिंदु पर हम जो स्पर्श रेखा ड्रॉ करेंगे, तो वो स्पर्श रेखा जो है उस बिंदु पर, उस बिंदु के लिए दिशा को देगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को देगा। किसकी दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को देगा। ये ध्यान में रखना, हम पूरा नहीं लिखे हैं, आप मेरी बातें समझ सकते हो। तो स्पर्श रेखा जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को देगा उस बिंदु पर, ठीक। ये चार चीज आपको लिख देना है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं लिखें, तो सिंपल सा इन चारों चीजों को आप लिख डालोगे वहां पर, और ऐसा प्रश्न पूछा ही जाता है। फिर आपसे ये भी पूछा जाएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है आपस में एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, तो वहां क्या लिखोगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है आपस में एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। इसलिए नहीं काटती, अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटेंगी
तो उस एक बिंदु पर दो दिशा बन जाएगा, दो हम लोग टेंजेंट बना सकते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का एक बिंदु पर दो दिशा ये असंभव है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो एक दूसरे को आपस में नहीं काटती हैं, ये समझ के चलना है। ओके भैया, हम आपकी बातें समझ रहे हैं, ठीक। ये चारों चीज आप अच्छे तरीके से समझ लोगे, बेहतर तरीके से समझ लोगे। उम्मीद करते हैं कहीं भी कोई भी समस्या नहीं होने वाला है आपको। आगे बढ़े हम लोग, यहाँ तक समझ में आ गया बेहतर तरीके से चुंबकीय क्षेत्र क्या होता, चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होता। चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग देखे टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र रेखा में कुछ पॉइंट देखे, ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और ये रेखा जो है काल्पनिक होता है, कल्पना किया हुआ है, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। चलो इतना कुछ हम लोग लिख लिए, बेहतर तरीके से लिख लिए। इसका परिभाषा पूछा जाएगा तो परिभाषा आप लिख सकते हो, हम बता दिए हैं परिभाषा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाता, ठीक है। आगे जो सबसे इंपोर्टेंट, इससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट है, वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा। उससे प्रश्न आपका रहेगा 100% तय है कि रहना ही रहना है प्रश्न, ठीक है। उसी में हम लोग मैक्सवेल का लॉ सीखेंगे, उसी में हम लोग फ्लेमिंग का वामहस्त नियम सीखेंगे, मतलब ढेरों को सीखने वाले हैं, तो सीखते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान से समझोगे, हर एक चीज समझ में अच्छे तरीके से आने वाला है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा में जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान में रखो, अपने आप को शांत कर लेना, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक क्लास में मन नहीं लग रहा था तो यहाँ से आपको अपने मन को क्लास के प्रति लगाना होगा, ठीक है, क्योंकि इससे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, पहले मैं बता रहा हूँ। और हम ज़्यादा आज हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास समय नहीं है कि हम हंसी मजाक करें अपने क्लास में, ठीक है, क्योंकि समय बस 20 दिन 25 दिन और बचा हुआ है, उससे भी कम ही बचा हुआ है। तो हम सोच रहे हैं जो आपका डिफ़िकल्ट टॉपिक है, अगर 1 घंटे में अगर उसके बारे में अच्छी तरीके से समझ जाओगे तो सारा प्रश्न आपसे बन जाएगा। वरना कितना रटोगे आप, कितना रटोगे तो फिर भूल जाओगे। इसलिए एक बार अच्छे तरीके से सीख जाओ सबको ना, तो सबको अपने मन से आप बना सकते हो, बता सकते हो। जितना हम लोग पढ़े अभी तक में, उससे प्रश्न आएगा ना, उससे याद करने में आपको समस्याएं नहीं होने वाली। ये हमको पूरा आपसे उम्मीद है कि वहाँ समस्या आपको नहीं होगा, ठीक है। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में जो पहला चीज ध्यान में रखना वो क्या, दक्षिण हस्त नियम, ठीक है। चल भैया जी क्या बोले, फिर से बोलिएगा। राइट हैंड रूल, दक्षिण हस्त नियम, दक्षिण हस्त नियम, दाहिने हाथ का रूल नियम, यही बोल सकते हो आप। दाहिने हाथ का लिख दे कि समझ जाओगे। अच्छा लो, दाहिने हाथ का नियम, शुद्ध हिंदी लिखे, आपको समझ में नहीं आ रहा। राइट हैंड थंब रूल, दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम। मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं राइट हैंड थंब रूल कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी नाम होगा, वो भी देख लेना। हमें इंग्लिश में प्रॉपर तरीके से पता है कि राइट हैंड थंब रूल इसका नाम है, ठीक है। देखो इसमें क्या करते हैं, कोई भी चालक लेते, इसे ये चालक है ये चालक है, ठीक है। अगर धारा इसमें ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, उस कंडीशन में कैसे जानेंगे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होने वाला। अभी हम लोग ये देखने वाले विद्युत क्षेत्र का दिशा किधर होने वाला, बस और कुछ नहीं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र का दिशा किधर होने वाला वो देखने वाले, ठीक है। देखते हैं, सिंपल सा, ये हम लोग का कोई धारा है, ध्यान से समझना। धारा जो है आपको उप धारा कहते हैं, ये हमारा कोई चालक है, ओके। इसमें धारा जो है ऊपर की ओर प्रवाहित हो रहा है, तो कैसे जानेंगे विद्युत क्षेत्र किधर बनने वाला। सिंपल सा, जिधर आपका धारा प्रवाहित होगा उधर अपने अंगूठे को रखोगे और इसको ऐसे मोड़ लोगे। देखो तो आपका जो है ये अदर उंगली किधर मुड़ा हुआ है, जिधर मुड़ा हुआ होगा उधर आपका जो है सिंपल सा विद्युत क्षेत्र बनने वाला है, ठीक है। समझ, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र बनने वाला है, ठीक है। तो एक बार फिर से समझना, अगर मान लो ये है धारा आपका ऊपर की ओर प्रवाहित हो रहा है, ठीक। अगर धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रहा है, सिंपल सा जिधर धारा होगा उधर हम लोग जो है अपने अंगूठे को रखेंगे और इसको ऐसे मोड़ लेंगे, तो मेरा चुंबकीय क्षेत्र जो है इस प्रकार चलेगा, इसके चारों बगल इस प्रकार से, ऐसे। जिधर आपका उंगली है ऐसे आप इमेजिन करो, कलम ले लो अपना, ठीक है। ऊपर की तरफ, ऊपर की ओर जो अंगूठे को रख लो, ऐसे मोड़ लो, ठीक है। मोड़ लिए होगे। अगर ऊपर की तरफ आपका धारा प्रवाहित हो रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र जो है इस अंगुली के चारों बगल इस रूप में आपका प्रवाहित होने वाला। आप खुद इमेजिन करके देखो, आप इमेजिन कर पाओगे। अर्थात इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा आपका कुछ इस प्रकार होने वाला, ठीक है भैया, ये बातें समझ में आ गई। ये आपका दक्षिण मतलब राइट हैंड थंब रूल है, दाहिने हाथ का
अंगूठे का नियम है, इसी को हम लोग दक्षिण हस्त नियम भी कहते हैं। ठीक, एक और रूल है मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल। ठीक है, ये पूछा जाता है, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल नियम, ये समझो, ये कॉर्क स्क्रू नियम क्या है वो समझना है। एक हम लोग क्या करेंगे, हम एक वो देखिए यहाँ पे है भी नहीं जो आपको दिखाएंगे, एक पैच होता है, मतलब कैसा 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 कैसा, हम आपको लेके चले क्या, हम आपको लेके चले वहाँ तक, पैच कैसा होता है, देखो आपको लेके चलते हैं। ठीक है, उम्मीद करेंगे समझ में आएगा बेहतर तरीके से। देखो यहाँ पर बोर्ड दिख रहा, बोर्ड में जो ये पैच दिख रहा है ना, हाँ ये पैच ध्यान से समझोगे, हम समझाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ देखो हमारे कपड़े पे ध्यान नहीं दिया जाए, यहाँ पर ध्यान दिया जाए। ठीक, ध्यान से समझोगे, देखो है ना, यहाँ पर जो टेस्टर आपको दिख रहा है, जो पैच दिख रहा है, ये पैच दिख रहा है, ये पैच, आप इसको जब आपको टाइट करोगे कैसे घुमाओगे, इस साइड घुमाओगे, टाइट करो इसको, किधर घुमा रहे हो, इस साइड घुमा रहे हो ना। तो अगर धारा मेरा अंदर की तरफ प्रवाहित हो रहा है, धारा अगर मान लो ये मेरा पैच है, धारा अगर इधर लग रहा है नीचे की तरफ, धारा अगर नीचे की तरफ लग रहा है तो मेरा यहाँ देखो है ना, धारा अगर नीचे की तरफ लग रहा है, इधर इस साइड नीचे, अगर नीचे की तरफ धारा लग रहा है, उस कंडीशन में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, ऐसे टाइट करेंगे हम लोग ना, ऐसे घुमाएंगे ना, तो उस कंडीशन में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इस रूप में होने वाला है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे चुंबकीय क्षेत्र किस रूप में होने वाला है, बिल्कुल आप समझ गए होंगे, कहीं कोई डाउट नहीं हुआ होगा। इमेजिन करना आपके पास एक स्क्रू है, उसको हम टाइट कर रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में टाइट कर रहे हैं उस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र होने वाला, यही मैक्सवेल साहब ने कहा था अपने कॉर्क स्क्रू नियम में। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ठीक है, देखो अब चलते हैं अपनी पढ़ाई की तरफ। ओके भैया, ठीक है ठीक है ठीक है। ऊपर दिख रहा ना, बिल्कुल, चल पिछला सब कुछ दिख रहा है, यहाँ ध्यान देंगे। तो मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम क्या है वो समझेंगे। ये जो आपका पैच कहते हैं इसको ना, बिल्कुल इस प्रकार का होने वाला, जब इसको आप टाइट करोगे और धारा अगर आपका नीचे की तरफ जा रहा है तो आप कैसे घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे, तो आपका जो विद्युत क्षेत्र होगा ऐसे बनने वाला। ठीक है, समझ में आ रहा भैया, इसमें ऐसे बन रहा है, इसमें ऐसे बन रहा है, ये क्या हो रहा, इसमें धारा आपको ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें धारा आपका नीचे की तरफ जा रहा है, इसी को आप उसे उल्टा दो तो ऐसे घुमाना पड़ेगा आपको, फिर से आपका ऐसे ही धारा, मतलब क्या हम कह रहे हैं, इसको जो है आप ऐसे घुमा दो, धारा आपका ऊपर की तरफ जा रहा, फिर आप ऐसे ही घुमाओगे, हाँ ऐसे ही घुमाएंगे, पिताजी हम बोल रहे हैं, ऐसे ही घुमाएंगे, अर्थात वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो आपका इस डायरेक्शन में बनने वाला। आज हमको मेरे अपने पिताजी की याद बहुत ज़्यादा आ रही है। यहाँ देखो मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम हो गया, बिल्कुल। अब दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम भी हो गया, बिल्कुल। अब हम लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है आपका फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, वो देखेंगे। ठीक, देखो समझो, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, वाम हस्त नियम, ये फ्लेमिंग का ये मेरा वाम हस्त नियम क्या है इसको समझ लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार हम देखे हैं इसको एग्जाम में आए, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम और फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, तो कुछ बेहतर तरीके से आपको इसको समझना होगा। ठीक है, समझो। हम यहाँ पर 3 उंगली की बात करेंगे। पहला ये तर्जनी, ये अंगूठा, और ये आपका मध्यमा। कौन कौन सा, देखो, तर्जनी, अंगूठा और मध्यमा। ठीक, समझ में आ गया। ठीक, अब इसमें से समझो, हाँ आपको परिभाषा भी लिख के दिखाएंगे, समझना। तर्जनी को, मध्यमा को और अंगूठा। अगर इस तीनों को परस्पर हम लोग 90 डिग्री के एंगल पर, तीनों को परस्पर 90 डिग्री के एंगल पर हम लंबवत इसको फैला लिए, ठीक है, देख लो अच्छे तरीके से। ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री,
ये आपका 90 डिग्री फैला लिया हम लोग अच्छे तरीके से। अपने भी उंगली को, जो बायां हाथ का उंगली, इसको फैला लो, फैला लिए होगे, ठीक है। जो तर्जनी है, तर्जनी आपका चुंबकीय क्षेत्र को देगा। ठीक भैया, याद कैसे रखें? चुंबकीय क्षेत्र जो है तर्जनी देगा। यहाँ देखो ना, यहाँ आपका ज साउंड आ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं ज साउंड समझ के चलना, ठीक है। चुंबकीय और तर्जनी समझोगे तो ध्यान में आ जाएगा आपका, हाँ ये तर्जनी जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र को देने वाला। चुंबकीय क्षेत्र कहीं ना कहीं च और ज ये सिमिलर साउंड कर रहा है, वैसे ध्यान में रखना है। चाहे आपका फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम हो या फ्लेमिंग का जो है आपका दक्षिण हस्त नियम हो, दोनों में जो है तर्जनी आपका चुंबकीय क्षेत्र को ही देता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ओके, बिल्कुल। तो तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र को देगा, ये हमेशा ध्यान में रखोगे, ध्यान में रहेगा, ओके। बाकी दोनों में चेंज होगा। वहाँ पर आपका जो है दक्षिण हस्त नियम में, जो दाहिने हाथ का नियम है फ्लेमिंग का, वहाँ पर इस दोनों में चेंज होने वाला, सिर्फ ये सेम रहेगा दोनों में, तर्जनी दोनों में सेम रहेगा, ये समझ के चलना है, ठीक है। तो हाँ चलो, हम देख लिए जो ये तर्जनी है वो आपका चुंबकीय क्षेत्र को देने वाला। मध्यमा जो है, या आप ये मध्यमा जो है विद्युत धारा को देने वाला, विद्युत धारा को देने वाला। और ये अंगूठा, जो अंगूठा बहुत पावर है अंगूठे में, अंगूठा आपका बल को देगा। तो अंगूठा किसको देगा? बल की दिशा को देगा। ये समझ में आ गया? इसको लिखना किस प्रकार है वो देखते हैं, ठीक है। बोले देखो, हम ऐसे लिखना है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार हम तर्जनी, अंगूठा और मध्यमा को, हम तर्जनी, अंगूठा और मध्यमा को परस्पर फैला लेते हैं, ठीक है। समझ गए? समझ रहे हो? इसको परस्पर लंबवत फैला लेते हैं, परस्पर लंबवत। एक बार फिर समझो, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार हम तर्जनी, अंगूठा और मध्यमा को परस्पर लंबवत फैला लेते हैं यदि, पैराग्राफ चेंज करोगे यहां से, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यदि तर्जनी जो है आपका, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कॉमा है, ठीक है। और मध्यमा माँ जी समझो क्या बोल रहे थे, थोड़ा रुक जाओ। हाँ यहाँ ध्यान दो, क्या बोले? यदि तर्जनी जो है, ये तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। आज थोड़ा लेट हो गया सुबह उठने में, उठे थे 2 बजे करीबन, लेकिन ठंड इतना था ना कि कंबल हटाए फिर से और भी सो गए कि ना अभी ना जगह ने 6 मतलब 3 बजे उठे, फिर 4 बजे 5-6 बजे जगह आज, इसलिए लेट हो गया। याद फिर से सुनो, मेरे बातों को ध्यान से समझो। हम फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार हम तर्जनी, अंगूठा और मध्यमा को परस्पर लंबवत फैला लेते हैं यदि तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यहाँ पूरा लिखोगे आप, जगह कम है, और मध्यमा जो है विद्युत धारा की दिशा, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को देता है, विद्युत धारा की दिशा को देता है, की दिशा, विद्युत धारा की दिशा को देता है, तो देता है तो अंगूठा उस चालक में लगने वाले बल की दिशा को देगा, अंगूठा उस चालक में लगने वाले बल की दिशा को देगा, अंगूठा उस चालक में, समझेंगे ये, ठीक है, उस चालक में लगने वाले बल की दिशा को देगा, बल की दिशा को देगा, दिशा को देगा। अच्छे से नीचे लिखना नहीं बना, ठीक है, आप मेरी बातों को सुनोगे समझ जाओगे। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार हम तर्जनी, अंगूठा और मध्यमा को परस्पर लंबवत फैला लेते हैं यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को देता है तो अंगूठा उस चालक में लगने वाले बल की दिशा को देगा। ये समझ में आ गया? बिल्कुल आप समझ गए होगे। अब समझने का प्रयास करो कैसे क्या हो रहा है। अब उम्मीद समझ गए होंगे। ये आपका चुंबक इधर, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इधर भी आपका चुंबक है,
ये आपका साउथ है, ये नॉर्थ, ठीक है। हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र जाएगा। हमेशा चुंबकीय क्षेत्र ये तर्जनी को रखना है, इधर चुंबकीय क्षेत्र रहा, इधर हम तर्जनी को रख दिए, ठीक है। तर्जनी को रख दिए था, ठीक भैया जी, तर्जनी को रख दिए। इधर मेरा चुंबकीय क्षेत्र जा रहा, अगर धारा मेरा नीचे की तरफ है, धारा मेरा नीचे की तरफ है, उस कंडीशन में जो बल लगेगा वो आपका जो है इधर लगेगा बल, इस साइड फोर्स लगने वाला है। ये बातें समझ में आ रहा? चालक, अगर बीच में मेरा कोई चालक है, यहाँ बीच में कोई चालक है, उस पर जो फोर्स लगेगा, उस चालक पर जो बल लगेगा, वो चालक पर बल कैसा लगेगा, वो ऊपर की तरफ लगेगा। विद्युत मोटर जो पढ़े होगे उसमें सेम यही रूल लगा होगा आपका, ठीक है। एक बार हम समझाना चाहेंगे, देखो मेरे ख्याल से अभी समझ जाओगे आप, थोड़ा सा रुकोगे, बेहतर तरीके से आप समझ जाओगे, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। अरे रुक जाओ, या टेबल आ गया? हाँ भैया टेबल तो आ गया, चलिए। भैया कहाँ ये जुम हो गया, कहीं पर जुम हुआ हो, हटाओ इसको। देखो आप समझना, जैसे ये देखो, ये आपका चुंबक रखा हुआ है, ठीक है। ये तो चुंबक रखा हुआ है, इसके बीच जो चुंबकीय क्षेत्र है वो यहाँ इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में। अब चुंबकीय क्षेत्र जिधर होगा उधर अपने बाएं हाथ को, लो बाएं हाथ को इधर रख दिए। चुंबकीय क्षेत्र इधर आ रहा है मेरा, हाँ भैया चुंबकीय क्षेत्र इधर हो रहा है, इधर मतलब इस साइड से इस साइड जो है चुंबकीय क्षेत्र हो रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हम अपने इस तर्जनी को रख दिए। उस कंडीशन में ये जो मध्यमा है अगर धारा की दिशा को दे रहा है तो बल किधर लगेगा, इस पर मान लो ये वस्तु यहाँ पर, इस पर जो बल लगेगा आपका इस साइड लगने वाला, इस साइड, ठीक है। बल आपका इस साइड लगेगा, वो समझ के चलना। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होगे, नहीं समझ में आएगा तो बोलना, हम समझाने का प्रयास, नहीं समझ में आएगा आपको, हाँ आपको समझ में, अच्छा छोड़ो ना, रहन दो ना, हमसे यहाँ मौखिक पूछना हम समझा देंगे, ठीक है। हमसे मौखिक पूछ लेना, हम समझा देंगे, ठीक है। हमसे मौखिक पूछ लेना। अगर समझ में नहीं आएगा तो मौखिक पूछ सकते हो आप। ठीक, यहाँ ध्यान दो, ये नीचे नहीं दिख रहा क्या? कोई बात नहीं दिख रहा तो आप मौखिक मतलब समझ, मौखिक मतलब बोल दिए लैंग्वेज, उम्मीद करते हैं आप समझ जाओगे। नीचे कहीं नहीं आ रहा, लेट बहुत ज़्यादा हो रहा पढ़ाने में ना। देखो समझ में आ गया होगा, दक्षिण हस्ती नियम सिंपल सा। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये आपका धारा है, बल आपको ऊपर की तरफ लगेगा, बिल्कुल। अगेन एक और देखेंगे, फैराडे का नियम देखेंगे, फिर हम फ्लक्स देखेंगे, फिर दक्षिण हस्ती नियम देखेंगे, वहीं पर इसको क्लोज करेंगे। वैसे AC DC भी है हम लोग का देखने के लिए, विद्युत मोटर भी है, जनरेटर भी है, बहुत सा टॉपिक है। समय बहुत ज़्यादा हो गया ना, 1 घंटे से प्लस हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा सा ठीक है, ज़्यादा हो गया, थोड़ा हम भी लेट कर रहे हैं पढ़ाने में ना, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है ना बस। फिर आपका है, ये समझ में आ गया। फिर हम लोग फैराडे का रूल पढ़ेंगे, इसको मिटा रहे हैं। अब फैराडे का हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद फैराडे का नियम पढ़ने में वहीं पर हम देख लेंगे, क्या देख लेंगे, फ्लक्स को भी देख लेंगे, फ्लक्स समझ लेंगे, फ्लक्स में से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद सोलिनॉइड बचा हुआ ही है, परिनालिका, इतना कुछ बचा हुआ ही है हम लोग का। बताओ ऐसे काम चलेगा? एक क्लास और लगा दे क्या इसका, कि बंद कर दे यहीं पे? अच्छा देख एक काम करेंगे, इसका एक और क्लास लगाएंगे, आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक। इसका एक और क्लास कराएंगे जिसमें हम लोग सीखेंगे, परिनालिका को भी सीख लेंगे। उसके बाद सुन लो, इसके बाद हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, काफ़ी कुछ सिखाना बचा हुआ है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे फैराडे का नियम सीखने वाले, ठीक है, फैराडे का नियम। उसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं फ्लक्स को सीखने वाले, तभी ये कंप्लीट होगा। उसके बाद हम लोग सीखने वाले फ्लक्स के बाद हम लोग सीखेंगे फ्लेमिंग का दक्षिण हस्ती नियम, क्योंकि फ्लक्स सिखाएंगे उसी के आधार पर ये दक्षिण हस्ती नियम है, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्ती नियम, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीखने वाले परिनालिका सीखने वाले, परिनालिका सीखने के बाद हम लोग ये सीखने वाले, परिनालिका कुछ प्रॉपर्टी होगा जिसमें हम फॉर्मूला देखेंगे, B = μ0 Ni, ये भी देखने वाले इसमें हम लोग, ठीक है। परिनालिका सीखने के बाद हम लोग ये सीखेंगे AC मोटर DC मोटर क्या होता है, इसका क्या प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम लोग कुछ विद्युत मोटर के बारे में जानेंगे, जनरेटर के बारे में जानेंगे। ये आप याद कर सकते हो शायद, तो अगर समझाएंगे, वरना अगर आप याद कर पाओगे जो सर लिखा है तो वही सही रहेगा। विद्युत मोटर जनरेटर 5-5 नंबर का आता है, जनरेटर, ठीक है। तो अच्छे तरीके से दोनों को देख लोगे। इसमें बस इतना ही इम्पोर्टेंट था जो कि हम आपके सामने रखे हैं। उम्मीद करते हैं आप बेहतर तरीके से सीखे होंगे इसको, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, चलो मिलते हैं अगले क्लास में। और आपका काम है, आपका होमवर्क है, आप एक काम करोगे, जितना पढ़ाए हैं जाओगे क्वेश्चन बैंक में, इस चैप्टर में जाओगे, विद्युत और इसके प्रभाव में जाओगे, जितना हम पढ़ाएं उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन रहेगा उसको आप लिखोगे, याद करोगे, ओके।
उम्मीद करते हैं सारा क्लियर होना चाहिए आपका। ठीक है भैया, समझ में आ गया। और देखते हैं 2-3 दिन और साइंस पढ़ेंगे, फिर आपको संस्कृत और हिंदी पे ध्यान देना है। ठीक है, मिलते हैं।